नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 5 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ओमान के अंदर कल ईरान और अमेरिका के बीच कुछ मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग को लेके दो चार बहुत बड़ी अपडेट आई हैं और इन तमाम अपडेट्स के बीच में क्या कुछ कंक्लूजन निकल के सामने आया, कौन झुका कौन आगे बढ़ा, इसके बारे में अब हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे क्योंकि फाइनल अब रिपोर्ट आ गई। और साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इस मीटिंग को लेके इजराइल का क्या रुख है, क्या इजराइल इस मामले को बड़ी आसानी से देख रहा है या फिर इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू के नाम पे अब डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव बना रहा। और इस समय बेंजामिन नेतन्याहू ने खतरनाक मीटिंग शुरू कर दी है और इस मीटिंग का मेन एजेंडा ईरान के साथ होने वाली अमेरिका की मीटिंग है। तो इस मीटिंग में क्या कुछ डिस्कशन होना है, क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही आपको याद होगा भारत के अंदर किस हिसाब से एक महिला, एक लड़की बेचारी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जाते हैं और वहीं पे एक दो जब मुस्लिम छात्र आ जाते हैं तो ऋषभ ठाकुर नाम का बजरंग दल का कार्यकर्ता बवाल मचा देता है। अब उस बवाल मचाने के बाद इन भाई साहब को लगा था कि अब तो मैं हीरो हो जाऊंगा, लेकिन हीरो बनने के चक्कर में किस हिसाब से शासन प्रशासन ने इनके अंदर लठ बजा दी है। इस खबर को जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आज आप हैरान हो जाएंगे। और साथ इस वीडियो में आपको पाकिस्तान की एक ऐसी खबर बताएंगे जिसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अपने मुंह से एक ऐसी बात को एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान की आवाम आज खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री समेत प्रधानमंत्री और जो फील्ड मार्शल हैं इनके ऊपर थूक रही है। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली खबर मैं आपको ईरान की बताऊंगा। दरअसल ईरान और तुर्की के बीच मीटिंग होनी थी, यानी ईरान तुर्की के बीच जब मीटिंग होनी थी तो उसमें अमेरिका के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव आते। लेकिन आपको बता दूं कि जो अभी मैंने पहला शब्द बोला कि ईरान और तुर्की के बीच मीटिंग होनी थी, तो ऐसा नहीं कि ऐसे ही मैंने बोल दिया। असल में ये मीटिंग तुर्की की ही थी, क्योंकि तुर्की को डोनाल्ड ट्रंप ने समझाया था कि तुम ईरान को 3 कंडीशंस पे मना दो। पहला कि ईरान अपने न्यूक्लियर सेक्टर पे हमें कंट्रोल करने दे, या फिर साफ तौर पे कहा जाए कि ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। दूसरा, जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उस मिसाइल प्रोग्राम को रोक दिया जाए। और तीसरा, जो प्रॉक्सी वार है उसको भी बंद कर दिया जाए। अब ये 3 चीज़ें अमेरिका ने तुर्की को बताई और तुर्की भागा भागा पहुंचा सऊदी अरब के पास। सऊदी अरब को समझाया कि देखो, अगर ईरान को हम लोग झुका लेते हैं तो बड़ी फायदा और बड़ी बात हमारा ये होगा कि भाई साहब कम से कम हमारी तुम्हारे बीच की लड़ाई रह जाएगी, ईरान का पत्ता कट जाएगा। ऐसे हाल में जब ये तमाम चीज़ें ईरान ने ऑब्जर्व की दोस्तों, तब ईरान ने फौरन कहा कि ऐसा है बाबू, तुर्की के अंदर मीटिंग कैंसिल है, हम तुर्की नहीं आ रहे, जो कर सकते हो कर लो। अब ये बात जब अमेरिका सुनता है तो अमेरिका पगला गया कि यार अच्छा खासा ये तो टेबल पे आया था, अब तो ये टेबल से जा रहा। तब अमेरिका ने मैसेज भिजवाया, भाई साहब तुम्हें क्या चाहिए। ईरान ने अपनी शैतानी खोपड़ी लगाई और लगाने के बाद कहा कि अगर हम तुर्की में रहेंगे, मीटिंग होगी, तो वहाँ पे एक दो देश के और मुस्लिम जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आ जाएंगे, हमारे ऊपर दबाव बनाएंगे तो भाइयों के दबाव में हमको बातों को सुनना पड़ेगा। ऐसे हाल में हम ऐसी जगह चूज करते हैं जहाँ पे हमारे ऊपर कोई दबाव बनाया ही ना जा सके। इसके बाद फौरन ईरान ने कहा कि हम फ्राइडे को ही मीटिंग करेंगे, लेकिन ओमान के मस्कट में करेंगे। अब ये बात जब निकल के सामने आई, डोनाल्ड ट्रंप मानने को तैयार नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये बात बहुत अच्छे से पता था कि अगर वहाँ पे मीटिंग हो गई दोस्तों तो वहाँ पे हम और ईरान सामने से नेगोशिएशन करेंगे। ऐसे हाल में ईरान पे दबाव बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो ईरान का गढ़ है, ईरान का अपना इलाका है। ऐसे हाल में डोनाल्ड ट्रंप नहीं मान रहा था, लेकिन फिर इधर अरब कंट्रीज जो हैं उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया कि भाई साहब बातचीत कर लो, हमारा भी फायदा होगा। फायदा इस वजह से होगा क्योंकि कई सारी ऐसी रिपोर्ट निकल के सामने आई कि 2-4-6 देशों ने ग्रीन लाइट दे दी। उसमें से एक नाम सऊदी अरब का भी है, साथ ही एक दो और देश है जिनका नाम अभी अनक्लियर है कि अगर हमला करता है अमेरिका तो ईरान हमारी ज़मीन पे जो अमेरिका का बेस है उस पर हमला कर सकता है। अब ये बात जब बोली गई दोस्तों, तो कहने को तो अरब कंट्रीज ने कह दी, लेकिन कोई भी अरब कंट्री ये नहीं चाहेगा कि हमारी ज़मीन पे हमला हो। ऐसे हाल में इन्होंने दबाव बनाना शुरू किया डोनाल्ड ट्रंप पे कि भाई साहब अगर आप मीटिंग कर लें, आप बातचीत कर ही लेंगे, बातचीत हो जाएगी तो मामला क्लियर हो जाएगा, जंग खत्म, बवाल खत्म। हाँ, इस बातचीत में इनको इतना तोड़ देना कि मजबूत ना हो पाए। मतलब शांति के रास्ते ईरान को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन ईरान खिलाड़ी निकला। ईरान ने 2 स्टेटमेंट दी। पहला कि हम मस्कट में मीटिंग करेंगे, दूसरा सुनिए, हम अपने न्यूक्लियर फील्ड पे तो बातचीत करने को तैयार हैं,
न्यूक्लियर पे जो भी शर्तें अमेरिका बोलेगा हमें मंजूर है। पहले से ही ईरान ने क्लियर कर दिया कि न्यूक्लियर पे जो भी चीज अमेरिका बोलेगा हमें मंजूर है। लेकिन अब सुनिए, बदले में हमें क्या चाहिए। पहला तो हमारे ऊपर जितने सैंक्शंस लगे हैं वो सैंक्शंस खत्म कर दिए जाएं, यानी आज के बाद हमारे तेल को कोई भी नहीं रोक सकता और ना ही रोकेगा। दूसरा, हम अपने बैलिस्टिक मिसाइल और प्रॉक्सी वार को डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, यानी बैलिस्टिक मिसाइल हम बनाएंगे नहीं बनाएंगे हमारा जाती मामला है। ऐसे मामले में अमेरिका के साथ कोई भी नेगोशिएशन हम नहीं करेंगे। और साथ ही एक काबिलियत आप ईरान की देखिए कि जिन प्रॉक्सीज को ईरान ने खड़ा किया, चाहता तो अपने फायदे के लिए उनको दांव पे लगा देता, लेकिन चाहे हिजबुल्लाह हो चाहे हमास हो, किसी का साथ छोड़ने को ईरान तैयार नहीं हुआ। ईरान ने साफ तौर पे दोस्तों कहा कि हम प्रॉक्सी वार पे भी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, ना ही कोई नेगोशिएशन होगा। चाहे तो कल मीटिंग अटेंड कर लें, यानी चूंकि जो कल जुमा है, फ्राइडे है, इसी दिन 10 बजे के आसपास मीटिंग होगी। खामनेई साहब ने कहा कि भाई साहब ऐसा है, चाहो तो मीटिंग कर लो, अदरवाइज ना करो, लेकिन अगर हमारे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में कोई डिस्कशन करना चाहो या फिर ये चाहो कि हम प्रॉक्सी वार के बारे में कोई डिस्कशन करेंगे तो हम नहीं इंटरेस्टेड है, ना ही हम करेंगे, चाहे मीटिंग हो चाहे भाड़ में जाए। अब ये बात जब डोनाल्ड ट्रंप सुनता है तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। फाइनली मीटिंग कंफर्म हो गई है और कल सुबह 10 बजे ये मीटिंग होनी है। लेकिन इससे पहले इजराइल के अंदर बड़ी चुल मची है। इजराइल ने 2 बड़े काम किए। पहला बड़ा काम इजराइल ने यह किया कि अगर, ध्यान दीजिएगा शब्दों को, अगर अमेरिका हमला नहीं करता है तो समय बहुत पीछे निकल जाएगा और ऐसे मौके पे फिर हम हमला कर देंगे और अमेरिका को हमारा साथ देना पड़ेगा। ये बात इजराइल ने पहले ही बोल दी। अब दूसरी बात सुनिए, आज इजराइल के अंदर कैबिनेट मीटिंग हुई और साथ ही जितनी भी आर्मी के चीफ थे, चाहे वो थल सेना, चाहे वायुसेना, चाहे जल सेना, इन तीनों के चीफ, मोसाद का चीफ, साथ ही जो इनका सिटबेन है उसका चीफ, साथ ही अलग अलग इनकी जो और खुफिया एजेंसीज हैं उनके चीफ, साथ ही जो इनके सलाहकार हैं वो ये मीटिंग करते हैं। चूंकि इनको एक बात पता है कि अगर ईरान पे हमला हुआ तो कोई कुछ बोले या ना बोले, हूतीस चुप नहीं बैठेंगे। तो आज इनकी मीटिंग का मेन एजेंडा ही दोस्तों यही था कि अगर ईरान पे हमला होता है और ऐसे हाल में हूतीस कुछ करते हैं तो हूतीस के साथ कैसे निपटना है, इस टॉपिक पे मीटिंग हुई है। और साथ ही इजराइल कहीं ना कहीं प्लानिंग बना रहा है कि एनी हाउ या तो अमेरिका हमला कर दे या फिर हम हमला कर दें। यानी ये कहना कि हमला ईरान पे नहीं होगा अभी के लिए सरासर मूर्खता होगी। खैर, इधर ये तमाम चीज दोस्तों चल रही, इधर जेडी वेंस ने, जो कि उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनने के बाद तो दिमाग सुन्न हो गया। जेडी वेंस ने कहा कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है या फिर ईरान के पास न्यूक्लियर होता है तो ऐसे हाल में सऊदी अरब को भी इमीडिएटली न्यूक्लियर वेपन चाहिए होगा। अब इस चीज के 2 मायने हैं। या तो जेडी वेंस का कहना यह है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाता है तो सऊदी अरब हमसे डिमांड करेगा कि भैया हमें भी दो, हमें बनाने दो। या फिर दूसरा मतलब ये है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाता है तो ईरान को काउंटर करने के लिए फिर सऊदी अरब को न्यूक्लियर वेपन देना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। यानी सिया बनाम सुन्नी की लड़ाई लड़ा के अमेरिका इस समय अपने आप को ऊपर रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसी बीच अप्रत्याशित खबरें हैं और अनवेरिफाइड भी हैं, इस वजह से इस खबर को ज़्यादा लंबा तक नहीं बताऊंगा, लेकिन उड़ती उड़ती खबर ये निकल के सामने आई है कि सऊदी अरब ने ग्रीन लाइट दे दी है और कहा है कि हमारे स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका कर सकता है, लेकिन हम ईरान को भी आज़ादी देते हैं कि अगर हमारे यहाँ कोई अमेरिका का बेस है, जो कि है ही, उस पर अगर हमला होता है तो हम पलट के वार नहीं करेंगे। यानी अब ज़मीन हमारी होगी, हमारे हवा से अमेरिका ईरान पे हमला करेगा, हमारी ज़मीन पे जो बेसेस हैं ईरान उस पर अटैक करेगा और इन दोनों ही चीज़ों से हमारा कोई लेना देना नहीं। यानी अगर हमारी ज़मीन पे ईरान हमला करके यूएस के एयरबेसेस को तबाह करता है तो हम पलट के वार नहीं करने वाले, ना ही उस हमले को रोकने वाले हैं, ऐसा सऊदी अरब का कहना है। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब भी दोस्तों बड़ा सेफ खेल रहा है कि ये भी समझ लें अपनी ताकत, वो भी समझ लें, आपस में निपट लें, हमको बीच में बहुत पढ़ के डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ दोस्तों चल रही है, इधर ईरान ने एक बड़ी खूबसूरत सी धमकी दी। ईरान ने इजराइल को चेताते हुए कहा कि अगर हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की या फिर जहन में कहीं से भी ख्याल पैदा होता है तो एक बात इजराइल याद रखे, और खासकर जो चीफ है ईरान की चीफ ऑफ स्टाफ जिनका नाम मुसावी, इन्होंने साफ तौर पे कहा दोस्तों कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है या फिर हमारे ऊपर हमले के बारे में ये लोग सोचते भी हैं तो हमने अब अपनी पॉलिसीज चेंज कर ली हैं।
हम राइट टू डिफेंस के अलावा राइट टू ऑफेंस भी करेंगे। यानी मतलब बड़ा साफ है कि ईरान का कहना है कि हम पहले भी हमला कर सकते हैं। और साथ ही इसी बीच एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है, उस पर एक यूज़र ने पोस्ट किया कि ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि हम अपने खैबर मिसाइल से हमला करेंगे। और इस खैबर मिसाइल की खासियत आपको बता देता हूँ, 1.5 टन वारहेड अपने साथ ले जा सकती है। 1.5 टन, उसमें आप कुछ भी भर दें। कितना बारूद भरेंगे? 1.5 टन के करीब बारूद खैबर मिसाइल अपने साथ लेके जा सकती है। 2000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, 2000 किलोमीटर तक। और इसको इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है। देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि एकदम से नामुमकिन है, लेकिन लगभग नामुमकिन है। और साथ ही एक और बात, 500 मिसाइल एक साथ ईरान छोड़ेगा, 500। और इसका क्या रिजल्ट निकल के सामने आएगा? इजराइल में 12 दिन की जंग में आप देख सकते हैं। और इस वजह से इजराइल के अंदर दोस्तों इसमें गजब का हड़कंप मचा हुआ है, गजब का। चूंकि इस बार अमेरिका बिचल गया, अमेरिका ने धोखा दे दिया इजराइल को। ब्लैकमेलिंग से काम निकलवाने की कोशिश इजराइल कर रहा, लेकिन वो काम बन नहीं रहा। तो ऐसे हाल में अब कोई सेफ ऑप्शन इजराइल के पास बचता ही नहीं है। खैर, इधर ये तमाम चीज चल रही है, इधर भारत की आपको एक ऐसी खबर बताता हूं जिससे ईरान भी इफेक्टेड है, रशिया भी है, अमेरिका भी है, चाइना भी है। दरअसल ये जो ट्रेड डील चल रही थी, इसको लेके कुछ अपडेट आई है। पहली कि रशिया से भारत तेल लेगा या नहीं, इसके बारे में चूंकि उस डील में कहा गया था, तो इस पे भारत ने अभी तक रशिया से मना नहीं किया। और ये बात भारत नहीं बोल रहा, ये बात रशिया ही बोल रहा है कि भाई साहब भारत हमें मना नहीं कर रहा, लेगा नहीं लेगा वो बात की बात है। लेकिन अभी तक भारत ने रशिया से कुछ भी नहीं कहा। चूंकि भारत से पूछा तो गया होगा कि मोदी साहब तेल लोगे या नहीं, मोदी साहब ने अभी कुछ नहीं कहा। सेकेंड चीज, रशिया ने फिर एक बार दोस्ती निभा दी। आप देखिए दोस्त कौन होता है, जो आपकी गलत परिस्थिति, आपकी गलत आदतों में भी आपके साथ खड़ा हो जाए, बताए कि हाँ मेरा दोस्त है, गलत है, लाख गलत है, मेरा अपना सगा है। रशिया ने क्या कहा सुनिए, रशिया ने कहा कि भारत एक डेमोक्रेटिक नेशन है, एक लोकतांत्रिक देश है, और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि भारत केवल हमसे तेल ले। भारत की दोस्ती हमसे इतनी मजबूत है कि हमसे तेल ले ना ले उसकी अपनी मर्जी है, हमारी दोस्ती पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ध्यान दीजिएगा क्या बोला रशिया ने, कि भारत हमसे तेल ले या ना ले उसकी अपनी मर्जी, इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे और ना ही हमारी दोस्ती पे कोई खास फर्क पड़ेगा। और इस सेम चीज को मोदी साहब को समझना चाहिए था। अमेरिका के साथ कोई भी डील करने से पहले मोदी साहब को समझना चाहिए था। लेकिन हाँ, अब कुछ बड़ी अपडेट आई है कि इस ट्रेड डील को जब अटकाया गया डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, मार्को रूबियो द्वारा, जेडी वेंस द्वारा, तब अजीत डोभाल साहब ने वहाँ के अपोजिशन को भड़काना शुरू किया और अपोजिशन ने पुरजोर तरीके से विरोध किया। और रिपोर्ट ये है दोस्तों कि अजीत डोभाल साहब ने कहा था कि हम सरकार पलटने का इंतजार करेंगे। और ये बात आप हल्के में नहीं ले सकते। कहाँ कौन सी सरकार बनती है, हर देश का खुफिया विभाग उसको कंट्रोल करता है, हर देश का। लेबनान में कौन कंट्रोल कर रहा? CIA। ईरान में कौन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था? मोसाद, कि हम अपने हिसाब की सरकार ला दें, रेजा पहलवी की। इजराइल कहाँ कब्जा करना चाहता है? गाजा में, उसके मोसाद के लोग चाहते हैं गाजा में हमारे हिसाब की सरकार है। सीरिया में कौन लेके आया? CIA। तो ऐसे हाल में RNW जो हमारी खुफिया एजेंसी रॉ है, वो भी अमेरिका में कंट्रोल करने की कोशिश करती रहती है, चाहे छोटा सा ही नुकसान दे, लेकिन देती है। समझिएगा गहराई को। खैर, इसी बीच अब आपको भारत की एक और खबर बताता हूं, उसके बाद पाकिस्तान की खबरों की तरफ लेके चलूंगा। भारत में एक शख्स रहता है, एक क्या ऐसे कई शख्स हैं जिनकी मानसिकता ही ऐसी है। अच्छा, ये बड़े प्लान्ड लोग होते हैं, इनको आप मूर्ख नहीं कह सकते। ये बड़े प्लान्ड होते हैं, इनको पता होता है कि सीजन क्या चल रहा, ये उसी हिसाब से बातचीत करते हैं। जैसे कुछ लोग मुसलमानों को गाली देते हैं, लेकिन जब UGC आता है तो कहते हैं कि UGC के मामले में जो सबड़ मुस्लिम है हमारा सपोर्ट करें। सबड़ मुस्लिम मजाक उड़ाते हैं, कहते भाई साहब हम तो घर के कागज ढूंढने में व्यस्त हैं। अब सुनिए, कुछ लोग को पता है कि हिंदू मुस्लिम करूंगा तो पॉपुलैरिटी मिलेगी, तो इसमें अपने आप को ज्यादा कट्टर दिखाने की कोशिश। और जो आदमी अपने धर्म को ज्यादा कट्टर दिखाने की कोशिश करे, तो एक बात याद रखिएगा, हिजड़ा ज्यादा मटक के चलता है औरत से। तो जो औरत होगी वो तो सही चलेगी, लेकिन जो हिजड़ा होगा ज्यादा औरत बनने की कोशिश करेगा, ज्यादा मटकेगा। तो जो हिंदू हैं, जो अच्छे सच्चे हिंदू हैं या फिर जो सच्चे मुसलमान हैं, वो नॉर्मली रहते हैं, अपना काम करेंगे, अपने धर्म की इबादत करेंगे, फिर अपने परिवार को वक्त देंगे, बस खाएंगे, सोएंगे, अपनी जिंदगी चलाएंगे, एक अच्छा समाज बनाएंगे, अच्छा माहौल बनाएंगे। लेकिन जो गलत किस्म के लोग हैं, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, मैं सबको कह रहा हूं, वो ज्यादा अपने आप को कट्टर दिखाते हैं। क्या रे
मेरे धर्म के ऊपर आवाज उठी है, शमशीरें खींच जाएंगी, तलवारें निकल जाएंगी। अभी क्या हुआ बरेली में, एक लड़की अपने बर्थडे पे अपने दोस्तों को बुलाती है। अब उसमें 2-4 मुस्लिम भी थे। अब जैसे ही ये बात बजरंग दल को पता चली तो एक ऋषभ ठाकुर नाम का लड़का है, पहुंच गया भाई साहब दिखाने के लिए, जय भवानी वाला वो गाना लगा के, भवानी माता को भी बदनाम कर देते हैं गाना लगा के ऐसे माहौल में, और खूब तोड़फोड़ की, लड़की का कपड़ा खींचने की कोशिश, जो मुस्लिम थे उनको मारने की कोशिश, जिस कैफे में बर्थडे मनाया जाता उसमें तोड़फोड़ करने की कोशिश। पुलिस आती है। शुरुआत में पुलिस ने कुछ खास किया नहीं, लेकिन जब सोशल मीडिया ट्रायल शुरू हुआ, हम जैसे लोगों ने वीडियो बनाया, मैंने सबसे पहले बनाया था, सबसे पहले मैं ही बनाने वाला हूं। जब वीडियो बनाया गया उसके बाद क्या हुआ कि फाइनली भाई साहब को सजा हो गई और उसके बाद जिला बदर कर दिया गया। वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ऋषभ ठाकुर जी, ये भी भाई साहब ठाकुर है, मेरी बिरादरी के, हाथ में झोला लिए अपना जिला बरेली छोड़ के जा रहे हैं। क्या मिला इन्हें? कुछ नहीं, लेकिन दिखाना था हम कट्टर हैं। जिन पार्टियों के दम पे ये कर रहे थे उन्होंने अपना हाथ खींच लिया, भुगत रहे। और आपसे भी ये रिक्वेस्ट है, आपके घर का कोई बच्चा ज्यादा कट्टर हो रहा हो तो खुश मत होइएगा, एकदम खुश मत होइएगा, बर्बादी के रास्ते पे है। अगर वो कट्टर हो रहा है इस बात को समझिएगा, एकदम बर्बाद हो रहा, आप जान जाइए इस बात को। एकदम आपके चेहरे पे जो एक मुस्कान आती, करे मेरा बेटा बड़ा अच्छा हिंदू है, बड़ा कट्टर मुस्लिम है। कट्टर मुस्लिम है तो इस्लाम वाले काम करे, दान करे, जकात करे, रोजगार लाए, अपने घर के लोगों को अच्छी तरबियत दे, अच्छी परवरिश अपने बच्चों को दे। कट्टर होकर तलवार निकाल के सड़कों पे घूमना मूर्खता है, आतंकवादी सोच है, चाहे जिसकी हो, इस बात को समझिएगा। खैर, तो ऋषभ भाई साहब को सजा मिल गई। अब अगली खबर आप पाकिस्तान से सुनिए। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर बहुत बड़ा स्ट्राइक कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक अपने हिसाब से। T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला था, इसमें बांग्लादेश ने कहा कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने कहा कि मेरा तुम्हारा एक ही रिश्ता, वही जो मैं आपको बताता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, गाजा में मारने जाएंगे लेकिन यहाँ भाई भाई हो जाएंगे। इन्होंने क्या कहा कि हम भी भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। क्या कुछ कहा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, बात सुने थोड़ा। T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि बड़े बोल्ड अंदाज में कहते हैं कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। अब इनकी हकीकत जानिए। आज इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं भाई साहब, इन्होंने बयान देते हुए कहा कि बलूचिस्तान के लोगों से हम नहीं लड़ सकते। ऐसा नहीं कि अपने लोग हैं, इनका आरोप है कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनके पास रशियन मेड गन है, AK-56, AK-47 LMG, कार्बाइन, ऑटोमेटिक पिस्टल, 9mm पिस्टल, बरेटा 9mm, बबलिंग स्कॉट, इस तरह के खतरनाक वेपन हैं और इनसे लड़ा नहीं जा सकता। और इन्होंने रोते हुए कहा कि हम अपने 40% जमीन पे कब्जा खो चुके हैं। सोचिए, इनके यहाँ का एक मिलिटेंट ग्रुप है, एक अलगाववादी संगठन है जो बलूचिस्तान को काटना चाहता है। ये भारत से मुकाबला करते हैं। भारत ने कई राज्यों में जहां नक्सलवादी रहते थे उन राज्यों को फ्री कर दिया नक्सल से, आज भी है। लेकिन हमारी सरकार, चाहे जिसकी भी रही हो, कांग्रेस रही हो, बीजेपी रही हो, हमारी सरकार के मुंह से आप ये बयान नहीं सुन सकते कि हम इनसे नहीं लड़ सकते। हम तो कहते हैं कि हम अमेरिका से लड़ जाएंगे, और ये बताते हैं जज्बे वाले लोग हैं। थोड़े से आधुनिक हथियार देख के फट गई, क्या दिक्कत है? आतंकवादी बनाने में एक्सपर्ट हो भाई साहब, 2-4 भेजो ना वहां। खैर, मजाक से हटके ये दोनों पाकिस्तान के गिरे हुए स्तर का सबूत देते हैं और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की हकीकत क्या है और अंदर अंदर इनकी हालत क्या है। खैर दोस्तों, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, चूंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली है। क्या कुछ कंक्लूजन उसका निकल के सामने आता मैं आपको जरूर बताऊंगा। इस वजह से उस वीडियो को आप लाजमी देखिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाज़त करे।